अध्याय 17। 9 छोटे सुआ। नाश्ते के बाद ओज़मा ने घोषणा की कि उसने अपने आगंतुकों के सम्मान में पूरे एमरल्ड सिटी में छुट्टी मनाने का आदेश दिया है। लोगों को पता चल गया था कि उनका पुराना जादूगर उनके पास लौट आया है और सभी उसे फिर से देखने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वह हमेशा से ही एक दुर्लभ पसंदीदा रहा है। इसलिए सबसे पहले सड़कों पर एक भव्य जुलूस निकाला जाना था, जिसके बाद छोटे बूढ़े व्यक्ति से महल के महान सिंहासन कक्ष में अपनी कुछ जादूगरी दिखाने का अनुरोध किया गया। दोपहर में खेल और दौड़ होनी थी। जुलूस बहुत ही भव्य था। सबसे पहले उसके इंपीरियल कॉर्नेट बैंड ने मटर के हरे रंग के साटन के स्लैश और विशाल कटे हुए पन्ने के बटनों के साथ पन्ना मखमली वर्दी पहनी थी। उन्होंने द स्पैंगल्ड बैनर नामक राष्ट्रीय धुन बजाई और उनके पीछे रॉयल ध्वज के साथ ध्वजवाहक थे। ये ध्वज 4 भागों में विभाजित था, एक आकाश नीला, दूसरा गुलाबी, तीसरा लवेंडर और चौथा सफेद रंग का था। बीच में एक बड़ा पन्ना हरा सितारा था और चारों भागों में सिले हुए स्पेंगल थे जो धूप में खूबसूरती से चमक रहे थे। रंग उसके 4 देशों का प्रतिनिधित्व करते थे और हरा सितारा पन्ना शहर का। शाही ध्वजवाहकों के ठीक पीछे राजकुमारी ओज़मा अपने शाही रथ पर सवार होकर आई, जो सोने से बना था और जिसमें पन्ना और हीरे जड़े हुए थे। इस अवसर पर रथ को काया शेर और भूखे बाघ ने खींचा, जिन्हें विशाल गुलाबी और नीले धनुषों से सजाया गया था। रथ में ओज़मा और डोरोथी सवार थे, जिनमें से डोरोथी ने शानदार पोशाक पहनी हुई थी और उसने अपना शाही मुकुट पहना हुआ था, जबकि छोटी कैंसस लड़की ने अपनी कमर के चारों ओर जादू की बेल्ट पहनी हुई थी, जिसे उसने एक बार नोम राजा से छीना था। रथ के पीछे पीछे आरा घोड़े पर सवार बिजुका आया और लोगों ने उसका भी उतनी ही जोर से जयकारा लगाया जितना कि अपने प्यारे शासक का। उसके पीछे नियमित झटकेदार कदमों से चलता हुआ टिकटॉक नामक प्रसिद्ध मशीन मैन, जिसे डोरोथी ने इस अवसर के लिए तैयार किया था। टिकटॉक घड़ी की सुई की तरह चलता था और पूरी तरह से चमकते हुए तांबे से बना था। वह वास्तव में कैंसस की लड़की का था, जिसके पास बहुत कुछ था उसके विचारों के प्रति सम्मान, जब वे ठीक से व्यक्त और क्रियान्वित हो चुके थे। लेकिन चून की ताम्रा पुरुष किसी भी स्थान पर बेकार होता, सिवाय एक परी देश के, इसलिए डोरोथी ने उसे ओज़मा के जिम्मे छोड़ दिया था, जिसने देखा कि उसकी उचित देखभाल की जा रही थी। इसके बाद एक और बैंड आया, जिसे रॉयल कोर्ट बैंड कहा जाता था, क्योंकि इसके सभी सदस्य महल में रहते थे। उन्होंने असली हीरे के बटनों वाली सफ़ेद वर्दी पहनी थी और बहुत मधुरता से "व्हाट इज ओज विदाउट ओज़मा" बजाया। फिर प्रोफेसर वोगलबर्ग रॉयल कॉलेज ऑफ साइंटिफिक एथलेटिक्स के छात्रों के एक समूह के साथ आए। लड़कों ने लंबे बाल और धारीदार स्वेटर पहने हुए थे और हर दूसरे कदम पर अपने कॉलेज की आवाज़ में चिल्ला रहे थे, जिससे लोगों को बहुत संतुष्टि मिली, जो इस बात का सबूत पाकर खुश थे कि उनके फेफड़े अच्छी स्थिति में थे। इसके बाद शानदार ढंग से पॉलिश किए गए टिन वुडमैन ने रॉयल आर्मी ऑफ ओज के प्रमुख के रूप में मार्च किया, जिसमें जनरल से लेकर कैप्टन तक 28 अधिकारी शामिल थे। सेना में कोई भी निजी सैनिक नहीं था, क्योंकि सभी इतने साहसी और कुशल थे कि उन्हें एक एक करके पदोन्नत किया गया था जब तक कि कोई भी निजी सैनिक नहीं बचा। जिम और बगी पीछे पीछे चल रहे थे। पुराने कैब घोड़े को जेब चला रहा था, जबकि जादूगर सीट पर खड़ा था और लोगों की जय जयकार के जवाब में अपने गंजे सिर को दाएं बाएं झुका रहा था, जो उसके चारों ओर घनी भीड़ में थे। कुल मिलाकर जुलूस एक बड़ी सफलता थी, और जब यह महल में वापस आया तो नागरिक जादूगर के करतब देखने के लिए विशाल सिंहासन कक्ष में उमड़ पड़े। सबसे पहले उस छोटे से ढोंगी ने अपनी टोपी के नीचे से एक छोटा सा सफ़ेद सुआ का बच्चा निकाला और उसे अलग करने का नाटक किया, जिससे 2 सुआ बन गए। ये काम उसने तब तक दोहराया जब तक कि सभी 9 छोटे सुआ दिखाई नहीं देने लगे, और वे उसकी जेब से बाहर निकलकर इतने खुश हुए कि वे बहुत ही जीवंत तरीके से इधर उधर दौड़ने लगे। सुंदर छोटे जीव कहीं भी एक नई चीज़ होते, इसलिए लोग उनके दिखने पर उतने ही आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे जितना कि जादूगर भी चाह सकता था। जब उसने उन सभी को फिर से गायब कर दिया तो ओज़मा ने कहा कि उसे उनके चले जाने का अफसोस है, क्योंकि वह उनमें से एक को पालना और उसके साथ खेलना चाहती थी। इसलिए जादूगर ने राजकुमारी के बालों से एक सुआ का बच्चा निकालने का नाटक किया,
जबकि वास्तव में उसने उसे अपनी अंदर की जेब से निकाला था। और ओज़मा खुशी से मुस्कुराई जब जीव उसके बालों में घुस गया। उसने अपनी बाहें बांध ली और वादा किया कि वो उसकी मोटी गर्दन के लिए एक पन्ना सा कौला बनवाएगी और उसे खुश करने के लिए उस छोटे से बच्चे को हमेशा अपने पास रखेगी। बाद में ये देखा गया कि जादूगर हमेशा 8 स्वरों के साथ अपनी प्रसिद्ध चाल दिखाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि इससे लोग उतने ही प्रसन्न होते थे जितना कि 9 स्वरों के साथ। सिंहासन कक्ष के पीछे अपने छोटे से कमरे में जादूगर को बहुत सी चीजें मिली थीं जो वह गुब्बारे में जाने के बाद पीछे छोड़ गया था, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में कोई भी उस अपार्टमेंट में नहीं रहता था। वहाँ पर्याप्त सामग्री थी जिससे वह कई नई तरकीबें तैयार कर सके जो उसने सकस के कुछ जादूगरों से सीखी थीं, और उन्हें तैयार करने में उसने रात का कुछ हिस्सा बिताया था। इसलिए उसने 9 छोटे सुअरों की तरकीब के बाद कई अन्य अद्भुत करतब दिखाए जिससे उसके दर्शकों को बहुत खुशी हुई और लोगों को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि वह छोटा आदमी एक ढोंगी जादूगर है या नहीं, जब तक कि वह उनका मनोरंजन करने में सफल रहा। उन्होंने उसकी सभी तरकीबों की सराहना की और प्रदर्शन के अंत में उससे विनती की कि वह फिर से न जाए और उन्हें छोड़कर न जाए। ऐसी स्थिति में छोटे आदमी ने गंभीरता से कहा, मैं यूरोप और अमेरिका के ताजपोश प्रमुखों के सामने अपनी सभी प्रतिबद्धताएं रद्द कर दूंगा और खुद को उसके लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा, क्योंकि मैं आप सभी से इतना प्यार करता हूं कि मैं आपको कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकता। जब लोगों को यह वादा देकर विदा किया गया तो हमारे मित्र राजकुमारी ओज़मा के साथ महल में आयोजित भव्य दोपहर के भोजन में शामिल हुए, जहां बाघ और शेर को भी शानदार भोजन कराया गया और कैप घोड़े जिम ने एक सुनहरे कटोरे में दलिया खाया, जिसके किनारे पर माणिक, नीलम और हीरे की 7 पंक्तियां जड़ी हुई थीं। दोपहर में वे सभी शहर के फाटकों के बाहर एक बड़े मैदान में गए जहां खेल होने थे। ओज़मा और उसके मेहमानों के लिए एक सुंदर छतरी थी जिसके नीचे बैठकर वे लोगों को दौड़ते, कूदते और कुश्ती करते देख सकते थे। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि उसके लोगों ने इतनी प्रतिष्ठित कंपनी के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होगा, और अंत में ज़ेब ने एक छोटे मंचकिन के साथ कुश्ती लड़ने की पेशकश की जो विजेता लग रहा था। दिखने में वह ज़ेब से दुगना बड़ा था, क्योंकि उसकी लंबी नुकीली मूंछें थीं और उसने एक नुकीली टोपी पहनी हुई थी जिसके किनारे पर छोटी छोटी घंटियां लगी हुई थीं, जो उसके चलने पर खुशी से झंझनाती थीं। लेकिन हालांकि मंचकिन की लंबाई इतनी नहीं थी कि वह आ सके, वह इतना शक्तिशाली और चतुर था कि उसने लड़के को ज़ेब के कंधे पर 3 बार लिटाया, और वह भी बड़ी आसानी से। ज़ेब अपनी हार पर बहुत हैरान था, और जब सुंदर राजकुमारी अपने लोगों के साथ उस पर हंसने लगी तो उसने मंचकिन के साथ मुक्केबाजी का प्रस्ताव रखा, जिस पर छोटा ओजाइट तुरंत सहमत हो गया। लेकिन जब पहली बार ज़ेब ने उसे कानों पर एक जोरदार मुक्का मारा तो मंचकिन जमीन पर बैठ गया और तब तक रोया जब तक कि उसकी मूंछों से आंसू बहने नहीं लगे, क्योंकि उसे चोट लगी थी। इससे ज़ेब भी हंस पड़ा, और लड़के को ये देखकर तसल्ली हुई कि ओज़मा उसके रोने वाले विषय पर उतनी ही हंसी जितनी वह उस पर हंसी थी। तभी बिजुका ने सॉहज़ और कैबहॉज़ के बीच दौड़ का प्रस्ताव रखा, और हालांकि बाकी सभी लोग इस सुझाव से खुश थे, सॉहज़ ने ये कहते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए, ऐसी दौड़ निष्पक्ष नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, जिम ने तिरस्कार के भाव के साथ कहा, तुम्हारे ये छोटे लकड़ी के पैर मेरे पैरों की आधी भी लंबी नहीं हैं। ऐसा नहीं है, सॉहज़ ने विनम्रतापूर्वक कहा, लेकिन मैं कभी नहीं थकता और आप भी थकते हैं। वाह, जिम ने दूसरे की ओर बड़ी घृणा से देखते हुए कहा, क्या तुम एक पल के लिए भी सोच सकते हो कि तुम्हारे जैसा घटिया नकली घोड़ा मेरी तरह तेज दौड़ सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है, सॉहज़ ने उत्तर दिया। यही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिजुका बोला। दौड़ का उद्देश्य ये देखना है कि कौन जीत सकता है, या कम से कम मेरा उत्कृष्ट दिमाग तो यही सोचता है। जिम ने कहा, जब मैं छोटा था तो मैं एक रेस का घोड़ा था और जो भी मेरे खिलाफ दौड़ने की हिम्मत करता था, उसे हरा देता था। मैं केंटकी में पैदा हुआ था, आप जानते हैं, जहां सभी बेहतरीन और सबसे कुलीन घोड़े आते हैं। लेकिन अब तुम बूढ़े हो गए हो, जिम, ज़ेब ने सुझाव दिया। बूढ़ा? क्यों? आज मैं एक बछड़े की तरह महसूस कर रहा हूँ, जिम ने जवाब दिया।
मैं बस यही चाहता हूँ कि यहाँ कोई असली घोड़ा हो जिसके साथ मैं दौड़ सकूं। मैं लोगों को एक बेहतरीन नज़ारा दिखाऊंगा, मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिर सॉहस के साथ दौड़ क्यों नहीं लगाई जाए? बिजूका ने पूछा। वो डर गया है, जिम ने कहा। ओह नहीं, सॉहस ने उत्तर दिया। मैंने तो बस इतना कहा था कि यह उचित नहीं है। लेकिन अगर मेरा दोस्त रियल हॉर्स दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसलिए उन्होंने जिम को खोल दिया और सॉहस से काठी उतार ली, और दोनों विचित्र रूप से मिलते जुलते जानवरों को शुरुआत के लिए एक दूसरे के बगल में खड़ा कर दिया गया। जब मैं कहूँ जाओ, ज़ेब ने उन्हें आवाज़ दी, तुम्हें खुदाई करनी होगी और तब तक दौड़ना होगा जब तक तुम उन 3 पेड़ों तक नहीं पहुंच जाते जिन्हें तुम वहां देख रहे हो। फिर उनके चारों ओर चक्कर लगाओ और वापस आ जाओ। जो सबसे पहले उस जगह से गुजरेगा जहां राजकुमारी बैठी है, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। क्या तुम तैयार हो? मुझे लगता है कि मुझे लकड़ी के पुतले को एक अच्छी शुरुआत देनी चाहिए, जिम ने गुर्राते हुए कहा। इसकी परवाह मत करो, सॉहस ने कहा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। चलो, जेब चिल्लाया, और यह कहते ही दोनों घोड़े आगे बढ़ गए और दौड़ शुरू हो गई। जिम के बड़े खुर बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे, और हालांकि वह बहुत सुंदर नहीं दिख रहा था, लेकिन वह अपने केंटकी पालन पोषण का श्रेय देने के लिए दौड़ रहा था। लेकिन सॉहस हवा से भी तेज था। उसके लकड़ी के पैर इतनी तेजी से चलते थे कि उनकी टिमटिमाहट मुश्किल से देखी जा सकती थी, और हालांकि वह कैब घोड़े से बहुत छोटा था, लेकिन उसने जमीन को बहुत तेजी से कवर किया। इससे पहले कि वे पेड़ों तक पहुंचते सॉहस बहुत आगे निकल गया था, और लकड़ी का जानवर शुरुआती जगह पर वापस आ गया और ओजाइट्स द्वारा उसका जोरदार स्वागत किया जा रहा था, इससे पहले कि जिम हाँफते हुए छतरी तक पहुंचे जहां राजकुमारी और उसके दोस्त बैठे थे। मुझे ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जिम न केवल अपनी हार से शर्मिंदा था, बल्कि एक पल के लिए उसने अपने गुस्से पर नियंत्रण भी खो दिया। जब उसने सॉहस के हास्यास्पद चेहरे को देखा तो उसे लगा कि वह प्राणी उस पर हंस रहा है, इसलिए वह बेवजह गुस्से में आ गया और उसने एक भयंकर लात मारी जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसका एक पैर और बायां कान टूट गया। कुछ ही देर बाद बाघ ने झुककर अपने विशाल शरीर को हवा में उछाला, जो तोप के गोले की तरह तेज और बिना रुके था। जानवर ने जिम पर हमला किया। उसने घोड़े को अपने कंधे पर पूरी तरह से रख लिया और चकित होकर उसे बार बार लुढ़काने लगा, तथा दर्शक खुशी से चिल्लाने लगे, क्योंकि वे उसके द्वारा किए गए घृणित कृत्य से भयभीत थे। जब जिम को होश आया और वह घुटनों के बल बैठा तो उसने पाया कि काया शेर उसके एक ओर बैठा है और भूखा बाघ दूसरी ओर, और उनकी आंखें आग के गोले की तरह चमक रही थीं। मुझे यकीन है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जिम ने विनम्रतापूर्वक कहा। मैंने सॉहस को लात मारकर गलती की, और मुझे खेद है कि मैं उस पर गुस्सा हुआ। उसने दौड़ जीत ली है, और निष्पक्ष रूप से जीती है, लेकिन एक मांस का घोड़ा एक अथक लकड़ी के जानवर के खिलाफ क्या कर सकता है? ये क्षमा याचना सुनकर बाघ और सिंह ने अपनी पूंछ हिलाना बंद कर दिया और सम्मानजनक कदमों से राजकुमारी की ओर पीछे हट गए। हमारी उपस्थिति में किसी को भी हमारे किसी मित्र को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, शेर ने गुर्राहट के साथ कहा, और ज़ेब दौड़कर जिम के पास गया और फुसफुसाया कि यदि उसने भविष्य में अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखा तो संभवतः उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। फिर टिन वुडमैन ने अपनी चमचमाती कुल्हाड़ी से एक पेड़ से एक सीधी और मजबूत शाखा काटी और सॉहस के लिए एक नया पैर और एक नया कान बनाया, और जब वे सुरक्षित रूप से जगह पर बंधे थे, तो राजकुमारी ओज़मा ने अपने सिर से मुकुट उतारकर उसे दौड़ के विजेता के सिर पर रख दिया। उसने कहा, मेरी दोस्त, मैं तुम्हें घोड़ों का राजकुमार घोषित करके तुम्हारी तेजी के लिए पुरस्कृत करती हूँ, चाहे वह लकड़ी का हो या मांस का, और इसके बाद उसकी भूमि में सभी अन्य घोड़ों को कम से कम नकल माना जाना चाहिए, और तुम्हें अपनी दौड़ का असली चैंपियन माना जाना चाहिए। इस पर फिर से तालियां बजीं, और फिर ओज़मा ने आरा घोड़े पर रत्नजड़ित काठी लगा दी और स्वयं विजेता पर सवार होकर भव्य जुलूस में सबसे आगे शहर की ओर चल पड़ी। मुझे तो परी होना चाहिए, जिम ने बड़बड़ाते हुए कहा, और धीरे धीरे गाड़ी को घर की ओर खींचा, क्योंकि परियों के देश में एक साधारण घोड़ा होना किसी भी मायने में बेकार है।
ये हमारे लिए कोई जगह नहीं है, ज़ेब। ये सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पहुँच गए, लड़के ने कहा, और जिम को उस अंधेरी गुफा का ख्याल आया, और वो उससे सहमत हो गया।